नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा बीएमसी न्यूज़ लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। हिज हाइनेस शेख नासिर ने रॉयल विंडसर हॉर्स शो 2022 जीता। हिज हाइनेस शेख नासिर ने 160 किलोमीटर की रॉयल विंडसर हॉर्स शो 2022 की दौड़ जीती, जिससे रॉयल एंड्योरेंस टीम को विशिष्ट स्थान मिला। रॉयल एंड्योरेंस टीम के सवार मोहम्मद अब्दुल हमीद अल हाशिमी ने 120 किलोमीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद सवार शाहद वलीद अल अहमद और नासिर अल कहतानी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि बहरीन बड़े क्षेत्र को पूरा करने के लिए वैक्सीन निर्माण सुविधाओं को विकसित करने के लिए निवेश पर नजर गड़ाए हुए है। नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी NHRA के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर मरियम अल जालहमा ने अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक सत्र के दौरान खाड़ी में लचीला हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में देश की सफलता को उजागर करने के लिए योजना का खुलासा किया। सिगरेट विक्रेताओं के लिए डिजिटल स्टैंप योजना को लागू करने की नई समय सीमा। राष्ट्रीय राजस्व ब्यूरो NBR ने कल घोषणा की कि बिना सक्रिय उत्पाद शुल्क चिन्ह वाली सिगरेट के आयात पर प्रतिबंध 17 जुलाई से प्रभावी होगा। आयातित सिगरेट पर नजर रखने के उद्देश्य से विक्रेताओं के लिए डिजिटल स्टैंप योजना को लागू करने की समय सीमा शुरू में 15 मई निर्धारित की गई थी। निजी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए बीमा योजना तैयार। इस साल शुरू होने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सेहती बहरीन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देगा, शीर्ष चिकित्सकों ने कहा है। इसके परिणाम स्वरूप निजी सुविधाओं के लिए रोगी पलायन भी हो सकता है। उन्होंने कहा, संभावित व्यवसायों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया। अल हिलाल हेल्थकेयर ग्रुप ने 12 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। नर्सों ने अस्पताल की मुख्य लॉबी में इकट्ठा होकर केक काटा। प्रत्येक नर्स को गुलाब और नर्स दिवस की बधाई दी गई। डॉक्टर शरद चंद्रन, अल हिलाल हेल्थकेयर ग्रुप के CEO CA सहल जमालुद्दीन, अल हिलाल हेल्थकेयर ग्रुप के वित्त प्रबंधक और संबंधित शाखा प्रमुख प्रत्येक शाखा में इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान होंगे UAE के अगले राष्ट्रपति। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई। अब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के अगले राष्ट्रपति होंगे। 13 मई को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया था। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए 40 दिनों का शोक रखने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों और प्राइवेट सेक्टर में 3 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। वहीं आज दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक है। संदेश के अनुसार एक दिन के राजकीय शोक के दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया और मनोरंजन का भी कोई आधिकारिक कार्यक्रम आज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शुक्रवार को शोक जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत और UAE के संबंध समृद्ध हुए। नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 73 साल के थे।
शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। अब समाचार भारत से। केजरीवाल सरकार का तोहफा, दिल्ली डेंटल सर्जन्स कैडर के गठन को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन सर्विस रूल्स के लिए एक कैडर के गठन को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए डेंटल सर्जन कैडर के गठन का निर्णय लिया है। ये दिल्ली में डेंटल सर्जन्स के लिए इस तरह का पहला कैडर है। केजरीवाल सरकार के इस कदम से पिछले 2 दशकों से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे डेंटल सर्जन अब नियमित हो पाएंगे। साथ ही कैडर के गठन के बाद नियमित भर्ती में भी मदद मिलेगी। डेंटल सर्जन कई सालों से कैडर गठन करने की मांग कर रहे थे। सर्जनों की भर्ती के करीब 23 वर्षों के बाद डेंटल कैडर नियमों को अधिसूचित किया गया है। ये डेंटल सर्जन साल 1998 में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए थे। डेंटल सर्जन कैडर के गठन को लेकर डेंटल सर्जन्स के प्रतिनिधि मंडल ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन हर बार हताशा ही हाथ लगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डेंटल सर्जनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर उनकी मांगें सुनी। इसके बाद साल 2018 में स्वास्थ्य मंत्री ने डेंटल सर्विसेज को मजबूत करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। समिति की मांग पर विचार विमर्श करते हुए दिल्ली सरकार ने कैडर के गठन को मंजूरी दी है। इस समिति के अहम सदस्यों में शामिल रहे डॉक्टर जहीरुद्दीन, डॉक्टर हरप्रीत ग्रेवाल, डॉक्टर अनिल मित्तल और डॉक्टर विक्रांत मोहंती ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इस पहल से डेंटल सर्जनों में खुशी की लहर है। अस्थायी तौर पर 23 सालों तक काम करने के बाद अब उन्हें रेगुलर किया जाएगा। डेंटल सर्जनों का कहना है कि दिल्ली में अभी तक ऐसा कोई कैडर नहीं था। दिल्ली सरकार के मार्गदर्शन के चलते डेंटल सर्जनों द्वारा 2 दशकों से उठाई जा रही मांग और कैडर के गठन का सपना पूरा हो पाया है। डेंटल सर्जन कैडर के गठन के लिए हम दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विभाग के सभी अधिकारियों के आभारी हैं। दिल्ली एलोपैथिक कैडर नियम 2009 की तर्ज पर ही राजधानी में डेंटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के डेंटल सर्जन कैडर बनाने का निर्णय बेहद सराहनीय है। फिलहाल सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टरों को राज्य सरकार के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। कैडर के गठन से इस अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर टेक्निकल लीडरशिप और मैनेजमेंट में सुधार होगा। कैडर में शामिल डेंटल सर्जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही भविष्य में डेंटल सर्जन्स की भर्ती भी सीधे तौर पर होगी। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाया बैन। अभी 2 दिन पहले ही एक्सपोर्ट को लेकर रखा था बड़ा लक्ष्य। भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है। ये फैसला तब आया है जब अभी भारत ने गेहूं के निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भी गठित किया था। इस प्रतिनिधि मंडल को गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मोरक्को, ट्यूनीशिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में भेजने की बात सामने आई थी। लेकिन इस घोषणा के ठीक 2 दिन बाद ही सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। हालांकि योजना में अचानक बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीन भारत से खाद्यान्न ले रहा है क्योंकि फसल के नुकसान के कारण वहां खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। लगातार 5 वर्षों की रिकॉर्ड फसल के बाद भारत ने अपने गेहूं के उत्पादन के अनुमान को फरवरी के
111.3 टन के अनुमान से घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया, जब गर्मी की वजह से फसल की पैदावार प्रभावित हुई थी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया है। डीजीएफटी ने कहा, गेहूं की निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। ये भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने प्याज के बीज के लिए निर्यात शर्तों को आसान बनाने की घोषणा की। देश भर में पिछले काफी समय से खाद्य सामग्री के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे होते जा रहे हैं। खाद्य तेल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, जबकि गेहूं के आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। एक जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले आटे की कीमत करीब 13% बढ़ गई है। खुदरा बाजार में अब आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खुदरा बाजारों में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32.91 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 13% अधिक है। सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया है। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब एक नजर अन्य देशों की खबरों पर। श्रीलंका ने शनिवार को 12 घंटे के लिए देशव्यापी कर्फ्यू हटा लिया और कड़े प्रतिबंधों में भी ढील दी। इस बीच नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। सरकार ने शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया। 9 मई को लगाया गया 24 घंटे का कर्फ्यू 12 मई और 13 मई को भी कुछ घंटों के लिए हटा लिया गया था, ताकि लोग आवश्यक चीजों को खरीद सकें। श्रीलंका में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद श्रीलंका में हिंसा भड़क गई। श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार यानी 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे कुछ ही घंटों पहले उनके समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था, जिसके कारण प्राधिकारियों को राजधानी में सैन्य बलों को तैनात करना पड़ा और राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाना पड़ा। 4 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गुरुवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी की संसद में केवल 1 सीट है। श्रीलंका में ज्यादातर विपक्षी दलों ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कर्ज में डूबे देश की स्थिति में सुधार में मदद की खातिर बाहर से आर्थिक नीतियों का समर्थन करेंगे।
वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ये संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। 9 अप्रैल से पूरे श्रीलंका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार के पास आयात के लिए धनराशि खत्म हो गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। मुद्रा कमजोर होने के साथ साथ महंगाई भी आसमान छूने लगी है। रोजाना की उपयोग की चीजों के दाम, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो फलों के दाम हो, चाहे वो ईंधन के दाम हो, सब के सब आसमान छू रहे हैं। इमरजेंसी के बाद भी देश के हालात में कुछ भी सुधार नहीं दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में रसोई गैस की है, जहां लोगों को रसोई गैस के लिए घंटों सड़कों पर लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है। श्रीलंका में इस समय मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। लोगों को दवाओं के अभाव के चलते बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने भी अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि उनके सामने भी काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि वे अपनी ज़रूरत की किताबें तक नहीं खरीद पा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले जेलेंस्की, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग रूसियों को देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये युद्ध कब तक चलेगा। जेलेंस्की ने ये बात राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में कही। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्य से न केवल हमारे लोगों पर निर्भर करेगा जो पहले से ही अपना अधिकतम दे रहे हैं, बल्कि ये हमारे भागीदारों पर, यूरोपीय देशों पर, पूरी स्वतंत्र दुनिया पर निर्भर करेगा। हम उन सभी के आभारी हैं जो रूस पर प्रतिबंधों को मजबूत करने और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य एवं वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये रूसी आक्रमण के सामने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है। पश्चिमी देशों के लिए ये केवल एक खर्च या खर्च के हिसाब के बारे में नहीं है, ये भविष्य के बारे में है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने शुक्रवार को युद्ध के दौरान 200वें रूसी विमान को मार गिराया और उन्होंने टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के लिहाज से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। मारियुपोल इस्पात संयंत्र में फंसे घायल लड़ाकों को निकालने की कोशिश के लिए यूक्रेन बहुत मुश्किल बातचीत में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी संख्या में लोगों को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। बेशक हम सभी अपने हर रक्षक को निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम पहले ही दुनिया के हर उस शख्स को शामिल कर चुके हैं जो सबसे प्रभावशाली मध्यस्थ हो सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के कब्जे से कस्बों और गांवों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया है। बिजली, पेयजल की आपूर्ति, टेलीफोन संचार और सामाजिक सेवाओं को बहाल करने के लिए काम जारी है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।